आपकी लाइफ लेटेंट के बाद चेंज कैसे हुई है? मास्क वगैरह लगा तो लोग आंखों से पहचान ले रहे हैं अभी। नाम एक तो मिसप्रोनाउंस्ड है मेरा बहुत ज्यादा। क्यों? मेरा कुशल नाम है ना? कुशल नाम है। समय भाई ने कुशाल बोल दिया एक बार। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर हर कोई अपने कन्वीनियंस के हिसाब से प्रोनाउंस कर रहा है। कोई कुशल, कोई कौशल, कोई खुशी। एक दिन तो मेरे को भव्य शाह बोल दिया सड़क पे किसी ने। यूनानिमस प्यार मिला है आपको, चाहे वो कमेंट्स देखो, इंस्टाग्राम देखो, यूट्यूब देखो। देखो people have देखो gone मत बोला crazy. करो। अच्छा सॉरी हाँ, मतलब सुनने में तो यही आ रहा है अभी। मतलब मैं पहले परफॉर्म करता था माइक्स में, स्पॉट्स में, तो कैसा होता था कि अपलॉज जोक के बाद ऐसा हाँ ओके ही इज़ गुड ऐसे। बट पहली बार लेटेंट के बाद ऐसा हो रहा है कि मैं स्टेज पे चढ़ रहा हूँ, लोग पहले से ही चीयर अप कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि भाई पहले से ही इनको है कि हाँ। अच्छा करेगा ये वो। तो और बैक स्टेज वगैरह बात होती है आपकी उनसे अब? मैं ओपन किया था उनके लिए, तो बहुत टाइम मैंने उनके साथ चिल किया। और समय भाई जेन्युइनली ऐसे इंसान है कि वो आगे बढ़ाना चाहते हैं लोगों को। जैसे कि मैं हूँ, भव्य शाह है, नमन भाई है, इनको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं कि भाई तू ऐसे नहीं ऐसे कर, और ये ऐसे करेगा तो बहुत बढ़िया होगा, ऐसे किया कर, ऐसे किया कर। तो वो बहुत ऐसे गाइड करते हैं, तो दिखता है उनका कि भाई ये जेन्युइनली एक गुड हार्टेड ऐसे गोल्डन हार्ट वाले बंदे हो। हेलो कुशल, वेलकम टू मेंस लॉकर रूम। थैंक यू। कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया, आप बताओ यार आप कैसे हो? बस बढ़िया, मज़ा आ रहा है। मजा आ रहा है? हाँ। मजा तो मेरे को आया था आपको देख के लेटेंट पे। भाई क्या किल किया है आपने। अरे थैंक यू। तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताओ, कैसा था आपका लेटेंट का बहुत experience? मज़ा आया। रजिस्टर करा, कंफर्मेशन के लिए कॉल आया। मतलब मैं घर पे, मैं कच्छ में ही था और मैंने वहीं से रजिस्टर करा था, और कंफर्मेशन नहीं था कि आएगा या नहीं आएगा, और तब टिकट्स भी नहीं मिल रही थी बॉम्बे की। तो आई वाज लाइक क्या ही हो जाएगा। और फिर एक बस की टिकट मिल रही थी, बहुत जितना लगता है टाइम उससे आई गेस बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। मैंने कहा ठीक है बैठ जाता हूँ, आया नहीं आया। जैसे ही बस मतलब स्टार्ट हुई ना, कॉल आया कि आप आ सकते हो क्या 7 को। मैंने कहा कल आ सकता हूँ कल? तो बोले नहीं ऐसे नहीं, 7 को आओ। मैंने कहा बढ़िया, चलो ठीक है। तो ऐसे बहुत अच्छा लगा, तभी ऐसे सिलेक्शन हो गया और फिर तो बढ़िया परफॉर्म किया कि एकदम। तो आपको इंट्रोड्यूस किसने कराया था लेटेंट से? मुझे इंट्रोड्यूस, मैं देखता तो था ही लेटेंट, और एज अ स्टैंड अप कॉमिक मैं कर रहा हूँ 2-3 साल से। तो यही एक प्लान था जो बुक में लिखा है कि वंस यू राइट योर 90 मिनट्स ऑफ मटेरियल, फिर उसको कुक करो। वो मैं कर रहा था, और फिर एक 10 मिनट का वीडियो अपलोड करो, चल गया तो शोज़ करो। तो वो मैं कर ही रहा था, मेरा बस मटेरियल बन रहा था। और फिर बताया कि लेटेंट में जाना चाहिए। कहा यार थोड़ा सा तो पहले मैं था कि जाएं या ना जाएं, 10 मिनट का वीडियो अपलोड करना है। फिर बोला अच्छा तो चलते हैं अभी। और समय भाई का फ़ैन तो मैं बहुत पहले से था, मैंने लेटेंट में भी बताया, बहुत बड़ा फ़ैन था मैं, और हूँ। और फिर परफॉर्म करा, और मतलब मैंने रजिस्टर करा, हो गया। और फिर ऐसे पता तो था ही क्योंकि लेटेंट हो रहा है, तो ऐसे फिर परफॉर्म करा और सही एकदम बढ़िया हो गया। तो चलो आप फिर वहाँ पे पहुँच गए, फिर वहाँ पे क्या प्रोसेस था, कैसे कैसे मिले सारे लोगों से, वो एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ वहाँ पे तो सारे ही लोग बढ़िया थे, बैठे थे सब लोग, और भी कंटेस्टेंट थे। थोड़ा बहुत बताया ठीक है ऐसे परफॉर्म करना है, और मुझे एक मौका मिला कि मैं पूरा शो देख पाऊँ। बाकी सारे जो परफॉर्मर्स थे वो पीछे बैक स्टेज हुआ करते थे। ओके। और मुझे मौका मिला था कि मैं क्योंकि एज डिसेबल्ड पर्सन मुझे लेके जाना बहुत मुश्किल था, तो मैं सेकंड रो में ही बैठा था, उधर सेकंड थर्ड रो में ही बैठा था। और बढ़िया पूरा शो देख रहा हूँ, और ऐसे नर्वस भी हूँ कि अच्छा चलो अगला मेरा है, ऐसे नर्वस भी हूँ। और ऐसा कैसा 2 शोज़ होते, सबको पता है 2 शोज़ होते, और उन 2 शोज़ में 4 या 5 एक्ट्स सिलेक्ट होते हैं, और वो फाइनल कट में आते हैं, और कुछ मेंबर्स ओनली भी चले जाते हैं। तो एक तो ये डर था कि मेरा एपिसोड पब्लिक आ जाए, और दूसरा ये डर था कि एपिसोड पब्लिक आ जाए, मैं मेंबर्स ना चला जाऊँ खाली, वो भी था। तो पर फिर वैसा सोच के आया था कि भाई बस मुझे पता है सेट, मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था कि सेट तो मेरा अच्छा थोड़ा सा है, मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था। आई वॉज नर्वस अबाउट द कन्वर्सेशन, क्योंकि वो मेन है, अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं हुई तो शायद फाइनल कट में नहीं आएंगे। तो मैं देख रहा हूँ पूरा शो, और सबके इतने समय भाई, इतना ऐसा नहीं कि सिर्फ 4-5 एक्ट्स फनी निकल रहे और वही डाल रहे समय भाई। हर परफॉर्मर के बाद जो कन्वर्सेशन समय भाई कर रहे हो, वो हर पूरा शो आप देखो अगर कभी मौका मिले तो, किल क्या जोक्स मार रहे समय भाई। एकदम मैं फ़ैन तो था ही, एकदम रिस्पेक्ट और प्लस हो गई।
देख रहा हूँ और मैं टेंशन में आ रहा हूँ, ये भी बढ़िया गया, ये भी फाइनल कट में आ रहा है, ये भी आ रहा है, मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा। मैं उस शो में, एक तो लास्ट शो, उसमें भी हर परफॉर्मेंस का पीछे का कन्वर्जेशन अच्छा जा रहा है, हाँ। और मैं सेकंड लास्ट परफॉर्मर था, तो तब तक तो मैं वही हो गया था। और फिर मैं गया परफॉर्म करने, और जो मेरा पहला जोक था कि मुझसे दूसरों की तरक्की देखी नहीं जाती थी, वही चल गया, वो जोक ही चल गया। हाँ। तो आई वाज लाइक कि आगे का तो मुझे पता है, इससे तो और अच्छा है आगे का, तो मैं वहीं ऐसे हो गया कि चलो ठीक है, अब कोई टेंशन नहीं है मेरे को, सेट में तो मैं किल कर दूंगा। तो वो बढ़िया से पूरा मस्त किल हो गया, और फिर कन्वर्जेशन भी बहुत ही अच्छी हो गई थैंकफुली। और फाइनल कट में आने की बात थी, तो मैं जीत भी गया, तो और हाँ। चांसेस बढ़ जाते। तो फिर मैंने हाँ। पूछ भी लिया था, मैं नर्वस था कि समय भाई फाइनल कट में आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, समझ आ रहा है, यू आर द फाइनल कट। मैंने कहा बढ़िया, चलो हो गया। भाई यूनानिमस प्यार मिला है आपको, चाहे वो कमेंट्स देखो, इंस्टाग्राम देखो, यूट्यूब देखो, देखो पीपल हैव देखो गॉन मत बोला क्रेजी। करो। अच्छा शिट, सॉरी सॉरी। हाँ, मतलब सुनने में तो यही आ रहा है अभी कि यूनानिमस प्यार मिला है आपको। और बिल्कुल, आई जो एम आपकी, ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल। सीरियसली, और जो कॉन्वर्सेशन थी आपकी, जजेस तो आपको क्या ही रोस्ट करते, ऐसा लग रहा था कि आप जजेस को रोस्ट कर रहे हो। अरे बहुत अच्छे, सारे जजेस अच्छे थे। भारती जी इतने सीनियर, उन्हें मुझे लाइव मिलने का मौका मिला, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हर्ष जी जो है वो भी बहुत अच्छे राइटर है। ड्रू भाई का भी मैंने रील्स वगैरह ऐसे जितना दिखता है उस हिसाब से देख रखी है, काफ़ी बढ़िया। टोनी भाई के, अरे टोनी भाई को मैं बताना भूल गया कि मेरे पापा को उनका जो धीमे धीमे सॉन्ग है वो फेवरेट है। पापा हमारा टोनी भाई के साथ फ़ोटो खिंचा के आना, मैंने कहा हाँ ऐसे। तो वो भी था। और फिर समय भाई को तो मेरे को मैं कच्छ में रहता हूँ, और कच्छ में स्टैंड अप करना इज़ थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा नहीं बहुत मुश्किल, वहाँ माइक्स ही नहीं होते। माइक्स ही नहीं होते। हाँ, स्टैंड अप का प्रोसेस क्या है, यू राइट समथिंग, परफॉर्म करो, और फिर पता चलता है कि जोक अच्छा है नहीं है, रीराइट करो। वहाँ माइक्स ही नहीं होते, ओहो। तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। और मैं ऐसे देखता था, कॉमिक्स्तान देखता था, और मुझे तो ऐसे दिल आ गया था समय भाई पे, और मैं कहा एक बार इनको बस देखना है लाइफ में, और इनको मौका मिला तो हक करना है। तो ऑन स्टेज ऑन कैमरा किया, और मेरे पोस्ट पे भी मैंने डाला है, वही फोटो डाला है, समय भाई और मैं हक कर रहे हो। तो ड्रीम कम ट्रू था वो। तो आज भी मुझे भरोसा नहीं होता है, आज भी ऐसा सपने जैसा लग रहा है, जो कोई उठाएगा मारूंगा मैं पहले उठ के उसको बहुत ही सही लग रहा है। नहीं नहीं, आपने अपना सपना रियलिटी में बदल दिया, हाँ, है वो ना। तो है, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उन लोगों ने ये भी आपको बोला था कि आपने जैसे पहले मनन देसाई के लिए ओपन किया Yes, हुआ है, आपने निशान सूरी के लिए ओपन किया Yes, हुआ है, तो आप एक्साइटेड हो कि अभी फ्यूचर में आप समय वगैरह के लिए भी ओपन करोगे? किया मैंने समय भाई के लिए ओपन। अरे क्या बात कर 29th रहे हो। को शान मुखानंदा हॉल मुंबई में, 3000 पीपल, 2 शोज, 4:30 7:30 दोनों मैंने ओपन किए। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा। पहली बार मैंने इतने बड़े ऑडिटोरियम में परफॉर्म किया, और क्रेजी एक्सपीरियंस था, क्रेजी। मतलब मैं पहले परफॉर्म करता था माइक्स में, स्पॉट्स में, तो कैसा होता था कि अपलॉज जोक के बाद ऐसा, हाँ ओके ही इज़ गुड, ऐसे आते थे। तो ऐसे आते थे, कभी कभार जोक बॉम्ब भी होता था, तो ऐसे ऐसे अपलॉज आता था कि हाँ ही इज़ गुड, आखिर में अपलॉज आता कि वाह उसने अच्छा किया। बट पहली बार लेटेंट के बाद ऐसा हो रहा है कि मैं स्टेज पे चढ़ रहा हूँ, लोग पहले से ही अपने चीयर अप कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि भाई पहले से ही इनको है कि अच्छा करेगा ये वो। तो वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ओके कोई सीन नहीं है ऐसा। कॉमेडियन के लिए यही होता है कि पहला लाफ या पहला अपलॉज आ जाए, उसके बाद संभाल लेंगे जो भी होगा। बस पहले अपलॉज तक का जो भी है नर्वसनेस पूरा है, ऐसा सा है। तो बस यही है। तो अब तो नर्वसनेस भी कम होती है, एंड आई एम ग्रेटफुल कि लेटेंट के बाद मुझे कॉमेडी करने मिल रही है बस। वरना स्पॉट्स मिलना भी, बहुत सारे कॉमिक्स है आजकल, सब ट्राई कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है स्पॉट्स मिलना। तो अभी स्पॉट्स भी मिल रहे हैं, लोग परफॉर्म करने का भी मौका दे रहे हैं, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि बस कॉमेडी करने मिल रही है, और क्या चाहिए। मैं पूछने वाली थी आपसे कि आपकी लाइफ लेटेंट के बाद चेंज कैसे हुई है? बहुत बहुत चेंज हो गई है लेटेंट के बाद लाइफ। मतलब लोग, मैं मास्क लगाता हूँ कभी कभी, मतलब मास्क लगाना मैं लगाता इसलिए हूँ क्योंकि पोल्यूशन वगैरह होता है, तो मैं थोड़ा ध्यान रखता हूँ, तो मास्क वगैरह लगाता हूँ। लोग आंखों से पहचान ले रहे हैं अभी तो तो लेटेंट के बाद ये हो रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है। लोग आके बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। कोई कोई तो ऐसे, नाम एक तो मिस प्रोनाउंस्ड है मेरा बहुत ज़्यादा। क्यों? मेरा नाम कुशल है ना? कुशल नाम है, समय भाई ने कुशाल बोल दिया एक बार। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर हर कोई अपने कन्वीनियंस के हिसाब से प्रोनाउंस कर रहा है, कोई कुशल, कोई कौशल, कोई खुशी। एक दिन तो मेरे को भव्य शाह बोल दिया सड़क पे किसी ने कि भव्य यू डिड ग्रेट। मैंने कहा थैंक यू भाई मैं करेक्ट भी नहीं किया, मैं ट्रेन छूट जाएगी भाई जैसे लोग लाफ उठाते हैं वैसे आप कॉम्प्लीमेंट उठा रहे हो बट पता है लोग बहुत ज्यादा आपको कंपेयर भी कर रहे हैं भवेश शाह के साथ। हाँ हाँ। आपको क्या लगता है अगर भवेश शाह और आपका ऐसे फेस ऑफ होगा तो कौन जीतेगा?
ऐसा फेस ऑफ जैसा कुछ नहीं है, दोनों भाई है हम लोग। अभी हम लोग 19 को शो भी कर रहे हैं साथ में, द बाइनोकुलर्स, द बाइनोकुलर्स। हाँ, वो कैसा जा रहा है? वो बस सोल्ड बढ़िया। आउट हुआ वो आई थिंक। हाँ, एक सोल्ड आउट हो गया एक शो, दूसरा शो ऐड करा हमने, वो भी सोल्ड आउट हो गया थोड़ी देर में। तो बहुत ही बढ़िया, हम लोग उसमें बहुत एक्साइटिंग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं उस शो में, और बहुत ही मज़ा आएगा। जोक्स तो है ही, जो हम कर रहे हैं लिखे हुए वही है, और भी कुछ नए सेगमेंट्स, नई चीज़ें, एक्साइटिंग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। आई गेस बहुत ही बढ़िया होने वाला है, वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। और भव्य शाह के साथ ऐसे कंपटीशन फेस ऑफ वगैरह तो कुछ नहीं, भाई है, बड़े भाई जैसे, क्योंकि वो मेरे से 2-3 साल बड़े, और उनकी ब्लाइंडनेस लाइफ में बहुत पहले आ गई थी। उनकी 3rd स्टैंडर्ड तक आई गेस मैंने उनसे बात करी थी, वो फुल्ली ब्लाइंड हो चुके थे। तो ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस, ही इज़ ऑल्सो गाइडिंग मी, भाई इसको ऐसे किया कर, ऐसे ये सब सीखा कर। मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि आई एम वेरी न्यू टू दिस ब्लाइंडनेस, ऐसे पहले से नहीं था मुझे, तो मैं सीख रहा हूँ चीज़ें, तो वो मुझे हेल्प भी करते हैं। तो फेस ऑफ जैसा तो कुछ नहीं है, दोनों जन भाई है हम लोग ऐसे। 1 और 1 11। तो आपकी ब्लाइंडनेस कब ऐसे फुल्ली तरह से आई? अभी भी मैं फुल्ली ब्लाइंड नहीं हूँ, मुझे इस आँख से बिल्कुल ही नहीं दिखता है, जो स्क्विंट हो चुकी है और इंटैक्ट भी नहीं है। इस आँख से मुझे 10% विजन है, 10 to 15% इतना विजन है, और वो भी मतलब बहुत बहुत ही ख़राब हो रखा है। बट ऐसे हुआ था मेरा कि इस आँख में तो मुझे 1st स्टैंडर्ड या उसके पहले थोड़ा सा पता चला कि जब ये स्क्विंट होना शुरू हुई ना, तो हमने चेक कराया, तो बोला है इसमें तो दिखता ही नहीं है इसको। तो आई डोंट रिमेंबर कि 2 आँखों से कैसा दिखता है, बट आई डोंट कंप्लेन अबाउट दैट, क्योंकि एक आंख से बढ़िया दिखता था, और मैं बचपन में क्रिकेट वगैरह खेलता था। बस फुल टॉस बॉल नहीं हिट कर पाता था, क्योंकि 2 आंख चाहिए उसके लिए। पटाखा नहीं जला पाता था, थोड़ा सा दिक्कत होता था, क्योंकि 2 आंख चाहिए, ऐसे फिंगर ऐसे हो जाती थी। तो वो इश्यूज़ होते थे, बट वो बड़े इश्यूज़ नहीं थे कोई, बढ़िया, और चल रहा था एकदम ही सही। फिर 3rd स्टैंडर्ड में इस आँख का मेरा रेटिना डिटैच हुआ। तो मुझे पता चल गया, क्योंकि एक आँख का ही विजन है, 3D 2D हो गया, वो पता नहीं चला छोटे बच्चे को, बट डिटैच हुआ तो तुरंत मुझे कुछ दिक्कत हो रही है। और मैं लास्ट बेंच पे बैठता था, पापा बोल के जाते थे स्कूल में कि इसको फर्स्ट बेंच पे बैठाना, क्योंकि इसको एक आँख से दिखता ही नहीं है, और इस आँख में भी मेरे को 9.5 नंबर्स थे। तो पापा बोल के जाते थे कि इसको मारना वारना मत, मुंह पे एटलीस्ट, मतलब पीठ पीठ पे मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुंह पे मत मारना, मेरे को मारना अलाउड नहीं है। इसीलिए मैं फ्लर्ट वगैरह भी नहीं करता कोई। फ्लर्ट वगैरह नहीं करते इसीलिए? नहीं भाई, मतलब मैं बहुत ऐसे, मैं एक तो हूँ ऐसे शरीफ इंसान, में से होता भी नहीं है, पर मैं कोशिश भी नहीं करता ऐसे थोड़ा सा भी दोस्तों के साथ भी फ्लर्ट करने की। कहीं कुछ चाटा वाटा पड़ गया, अपनी ट्यूबलाइट बंद हो जाएगी, जो है जो सही से चल भी नहीं रही है एक। क्यों इतने स्वीट्स हो? मुझे तो नहीं लगता कि आप पे लाइन के अलावा कोई कुछ भी मारेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई, रिस्क नहीं ले सकते। तो फर्स्ट बेंच पे बैठते थे फिर आप, या फिर लास्ट आप? मतलब मैं ऐसे ही जो रोटेशन होता था उसी हिसाब से मैं बोलता नहीं था कि प्लीज़ मैं दिखता नहीं है तो आगे बैठा दो, ये वो, ऐसा कुछ नहीं था। पीछे बैठा था और मुझे दिखना ब्लर हुआ। मुझे क्लास में याद है उस दिन, तो मैंने मैम को बोला, मैम मैं आगे बैठ जाऊँ, एवरी वन वॉज अवेयर अबाउट माई प्रॉब्लम। हाँ बैठ जाना बेटा, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट बेंच पे एक लड़की बैठी थी, आज भी मुझे याद है, फिर भी मुझे बोर्ड पे देखने में दिक्कत हो रही थी, जो मैं पहले देख लेता था एक आँख से। मैंने उसकी बुक में ऐसे देख के, मैं कहा तेरी बुक में देख के लिख लेता हूँ, ऐसे कर ली उसने बुक। तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, पर मैं कहा क्यों ऐसा करते हैं लोग। बट मेरे को वो सीन आज भी याद है। फिर मैंने घर पे फ़ोन करा, मैं कुछ कुछ हो रहा है, मेरे को पता नहीं है, लोग को बोला है चक्कर आते हैं, तो मैं कहा चक्कर ही आ रहे होंगे, क्या ही है, बढ़िया। तो दिखाया डॉक्टर को, डॉक्टर ने कहा कि बढ़िया है, गर्मी की वजह से घर जाओ। मम्मी ने देखा यार ये जैसे पहले होमवर्क करता था वैसे नहीं कर रहा है, वापस दिखाया, वही सेम डॉक्टर। कच्छ में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं, अभी तो बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं। तभी उस डॉक्टर ने बोला कि नहीं नहीं कोई सीन नहीं है, बढ़िया है, मैंने वापस चेक किया, कोई दिक्कत नहीं है। शाम में वापस घर चले गए, और मम्मी वॉज स्टिल लाइक यार नहीं यार, ये पहले ऐसे नहीं देखता था, ये गर्मी की वजह से नहीं हो सकता। सुबह उठे, वापस चेक कराने गए, डॉक्टर भड़का हम पे कि आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, मुझे पेशेंट की आपसे ज़्यादा चिंता है, आपको भरोसा नहीं है तो आप सोनोग्राफी करा लाओ। सोनोग्राफी कराई, रेटिना डिटैच हो गया, मुंबई चले जाओ सर्जरी कराने के लिए। मॉम की इंट्यूशन कितनी सही होती है इन चीज़ों में। हाँ, ये भी हो सकता है। तो फिर मुंबई गए, सर्जरी कराई, एंड 1.5 महीने का बेड रेस्ट होता है। मतलब अगर एक आंख में सर्जरी होती है तो दूसरी आंख से दिखता है ऐसे, तो कोई सीन नहीं होता है। पर एक ही आंख है, उसी में सर्जरी हुई है और आंख बंद रखनी होती है ज़्यादा, तो वो 1.5 महीना तो बहुत ऐसे जाता है कि कुछ कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं होता। घर वाले भी कितना ही बात करेंगे, करते थे, बैठे रहते, बातें ख़त्म हो जाती थी। तो ऐसे 1.5 महीना वैसे चला गया मेरा।
ऐसे वैसे चले जाते थे। और एग्ज़ाम के वक्त तो एग्ज़ाम भी स्कूल वालों ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, अब एग्ज़ाम पास वास कर देंगे। बोले ठीक है चलो बढ़िया। और थोड़ा सा ऐसे पढ़ने में बढ़िया था तो उन्होंने पहले से प्रीवियस मार्क्स के हिसाब से पास कर दिया। और फिर 1.5 महीना गैस करते वो लोग, आँख में गैस रहता है जो रेटिना को सपोर्ट देता है 1.5 महीने तक, वो अपने आप निकल जाता है। फिर 6th स्टैंडर्ड में सेम चीज़ हुई, रेटिना इसी आँख का वापस डिटैच हुआ, सर्जरी कराई, गैस किया, वापस 1.5 महीने में गैस किया, सेम प्रॉब्लम। और फिर 1 महीने बाद 2 महीने बाद वापस रेटिना डिटैच हुआ, फिर ऑयल किया। इसमें क्या होता है, इसको सर्जरी करके, उतनी ही बड़ी सर्जरी करके हटाना पड़ता है सिलिकॉन को, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगले साल मेरे को कैटरैक्ट आया, उसका साइड इफेक्ट, वो कराया, उसकी सर्जरी। फिर ग्लॉकोमा आया, नस सूखना बोलते हैं, आपको पता है? नहीं। प्रेशर बढ़ते हैं आँख के, नस सूखना बोलते हैं, बहुत मतलब प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो होने लगा, तो फिर ड्रॉप से कंट्रोल हो रहा था, नहीं हो रहा था, ऐसे होने लगा। हर 15 दिन पे चेक कराते थे। थोड़े टाइम तो ड्रॉप से कंट्रोल में रहा, फिर प्रेशर, आँख के भी प्रेशर होते हैं जो 20 के अंदर होने चाहिए, मेरे बढ़ रहे थे, तो वो ड्रॉप से कंट्रोल हो गए थोड़े दिन, कुछ महीने, फिर वापस बढ़ने लगे। ड्रॉप्स चेंज कर रहे हैं, ड्रॉप्स बढ़ा रहे हैं, और हर 15 दिन पे, 1 हफ्ते पे चेक कर रहे हैं। तो बहुत स्ट्रेसफुल होता था कि टाइम रुक जाए भाई, वो नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे टाइम रुक जाए, वापस चेक नहीं कराना। इतना डर लगता था, हॉस्पिटल में जाने में ही हालत ख़राब हो जाती थी। और फिर ऐसे चेक कराते थे। और फिर डॉक्टर ने बोला, 10th स्टैंडर्ड तक था जब मैं आया, डॉक्टर ने बोला कि ऑयल रिमूवल करना पड़ेगा, ये नस पे प्रेशर बना रहा है ऑयल, जो आँख में डाल रखा है सपोर्ट देने के लिए। और हटा इसी नहीं रहे थे क्योंकि रेटिना बहुत वीक हो चुका था, तो रेटिना को बिना सपोर्ट के रख नहीं सकते, रख रहे तो वो प्रेशर बना रहा है, तो उसको हटाया सिलिकॉन को। रेटिना ठीक है, बट फिर भी प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा था। वो इतना प्रेशर बना चुका था, नस पे इतना दबाव बना चुका था कि फिर भी प्रेशर कंट्रोल में नहीं आया। सेम प्रोसेस जो 1 साल में मैं ड्रॉप्स चेंज किए, हर 15 दिन में ट्राई किया, वो शुरू से हुई वापस शुरू से, क्योंकि अब वापस ड्रॉप्स चेंज कर रहे हैं, वो हो रहा है। और फिर वो हो गई, और फिर डॉक्टर ने कहा कि ये तो नहीं हो रहा है ड्रॉप से, टैबलेट से, अब तो सर्जरी करनी पड़ेगी इसकी एक और बोला कि आपकी ड्रॉप डाल के स्किन इतनी ज़्यादा बटरी हो गई है आँख की कि हम स्टिचेस भी नहीं ले सकते इसमें, इतना कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया था तभी। तो फिर लिया, स्टिचेस हो गया, डॉक्टर ने कहा चलो ठीक है, हो गया है, तो प्रेशर वगैरह कंट्रोल में है। और रेटिना भी जैसा था, जितना मतलब इतनी सारी सर्जरी हुई, तो एवरी सर्जरी इज़ अ ट्रॉमा टू आई, हाँ, टू द आई। तो थोड़ा सा विजन उससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया मेरा, और उसी की वजह से धीरे धीरे डिस्टॉर्ट होते गया विजन ऐसे। तो ऐसे बहुत कम ऐसे दिखता है, तो आई कैन सी देयर इज़ अ ह्यूमन, बट मैं आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। अगर आप बोलोगे तो आई विल बी लाइक ओके सारिका मैम है, ऐसे। बट अब कितना अच्छा लगता होगा आपको कि आप दूसरों को आइडेंटिफाई कर पाओ या ना कर पाओ, लोग दूर से आपको देख के पहचान रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। तो ये तो है ही, लेटेंट के बाद तो बहुत ही ज़्यादा सही हो गया है। आई थिंक इसी टाइम के बीच में आपने कॉमिक्सान देखना शुरू किया था ना? हाँ, जब मैं 10th में, फिर अभी इतना विजन मतलब डिस्टॉर्ट हो गया, तो एक बंदा एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि जो पहले इतना बढ़िया दिखता था और ये क्या हो गया। मैंने लेटेंट में भी बताया, मेरी आँख के बीचों बीच स्कार है, इसको मैं कैसे इग्नोर करूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। और फिर धीरे धीरे मैं स्टैंड अप देखने लगा। करुणेश तलवार के मैंने वीडियो देखे, पहला स्टैंड अप वीडियो मैंने करुणेश तलवार का देखा था, बहुत बढ़िया वीडियो। आई गेस वो जादू वाला वीडियो था, नहीं, उनके पुराने वीडियोस थे, मैंने तो उनके बहुत बार देखे सारे वीडियोस, मैं उनसे सीखता हूँ, सीनियर कॉमिक्स है। तो वो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने बहुत सारे स्टैंड अप देखे, मेरे भाई ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, पार्थ ने, कि भाई तू ये सब देखा कर, ये बढ़िया होता है। तो मैं देखने लगा और देखने लगा, अच्छा लगने लगा। मैंने 1-2 जोक लिखे, भाई को सुनाया, उसने बोला कि बढ़िया है भाई, थोड़ा और लिख सकता है तो लिख के देख, क्या पता। तो फिर मैं और थोड़ा लिखने लगा, और मैं अगले दिन फ़ोन किया, भाई और 4 जोक लिख दिए। उसने कहा घटिया है ऐसे नहीं लिखे भाई, पहले वाले बढ़िया थे, ज़बरदस्ती मत किया कर, समझा। फिर मैं प्रोसेस सीखने लगा, और फिर ऐसे लिखने लगा। मुझे नहीं पता था कि मैं कभी स्टैंड अप करूँगा ऐसे, तो मैं लिखने लगा, बढ़िया था। फिर मैं पढ़ने लगा उसके बारे में कि सेटअप क्या होता है, पंच लाइन क्या होता है, ये सब मैंने पढ़ा, और फिर थोड़ा सा उस हिसाब से लिखने लगा। और फिर एक ओपन माइक किया मैंने, ऐसे ही, घर पे नहीं बताया। घर पे मैंने बोला कि पापा, मतलब ओपन माइक में रजिस्टर किया, करके आ गया, और एकदम ही पहला ही माइक एकदम ही किल हो गया, एकदम ही बढ़िया चला गया। नो डिसेबिलिटी जोक्स, क्योंकि आई वाज नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट दैट उस टाइम पे। नो डिसेबिलिटी जोक्स, एकदम ही मस्त किल हो गया। और घर पे आया, पापा ने बोला ये क्या मिमिक्री, तो मैं म्यूज़िक में मैं 7-8 साल से म्यूज़िक में हूँ, मैं गिटार वगैरह बजाता हूँ।
तो पापा ने बोला गिटार बजा रहा था, मतलब क्या हो गया, तो गिटार पे फोकस करना, अपनी पढ़ाई पे फोकस कर, ये क्या है ये सब स्टैंड अप वगैरह कर रहा है, तो गिटार बजा, म्यूजिक कितना बढ़िया है, रियाज किया कर। मैंने कहा पापा नया गिटार चाहिए, 20,000 रुपये चाहिए। 200 पकड़, ओपन माइक कर जाता हूँ बेटा। तो ऐसा हो गया। पापा, तो पापा ने बोला कि हाँ, मतलब पापा ने तो थोड़ा सा उनको समझने में लगा कि क्या मिमिक्री करता है, उनको आर्ट फॉर्म का ही नहीं पता। हम लोग कच्छ में रहते हैं, गांव में रहते हैं हम लोग। और पेरेंट्स को थोड़ा सा होता है ना कि कन्वेंशनल कोई अगर हाँ फील्ड पकड़ लो तो फिर सिक्योरिटी रहती है थोड़ी सी दिमाग में कि चलो ठीक है। हाँ, पेरेंट्स को तो अभी भी है हाँ। कि मतलब मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, पर उनका ऐसा था कि मैं पढ़ाई में भी, अभी मैं लिटरेचर पढ़ रहा हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ इंग्लिश लिटरेचर में, तो उसमें मैं अगर प्रोफेसर की अगर मैं जॉब निकाल लूँ गवर्नमेंट में, क्योंकि हमारा डिसेबिलिटी कोटा होता है, तो एक स्टेबल हो जाएगा, बढ़िया मेरा लाइफ में थोड़ा सा सेट हो जाएगा। पर लेटेंट के बाद तो उनको भी नहीं समझ आ रहा कि यार ये क्या करके आ गया एकदम ही ऐसे। मना करना चाहते हैं बट मन भी नहीं करता मना करने का। मतलब वो देखा ना कि मतलब लोग अपलॉड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो बोले कि भाई ये तो बहुत खुश हो गए पेरेंट्स तो, कि मतलब पहले से मुझे सपोर्ट करते थे। और कच्छ में मैं स्टैंड अप कैसे करता था मैं बताऊँ आपको। कच्छ में मेरा बेस्ट फ्रेंड अहमदाबाद शिफ्ट हो गया, सब शिफ्ट हो रहे हैं, पर मैं जा नहीं सकता डिसेबिलिटी की वजह से कहीं पे। तो मैं बोला यार कैसे करेंगे, और अहमदाबाद में माइक्स होते थे मुझे पता है, और उधर का सीन है, उधर माइक्स वगैरह होते हैं, लाइनअप शोज होते हैं। तो वो मैंने ओपन कर रखा था दीप वैद्य और ओम भट्ट के लिए, जो अपना डुओ शो कर रहे थे, सिंह चना शो भुज में। तो उन्होंने, मैं माइक्स तो करता था, मुंबई में भी माइक्स किए थे, मैं ओपन भी करता था, मैं लिखता भी था, और डेडिकेटेडली करता था। तो उन्होंने कहा भाई बढ़िया करता है, अहमदाबाद में कभी स्पॉट वगैरह चाहिए तो बिंदास बोल, हम करा देंगे। कहा ठीक है। तो अब उन्होंने बोल दिया है, और अब मेरे मन में भी है कि मुझे करना है, पर अब मैं अकेला जाऊँ कैसे। मतलब ओपन माइक करना एक कॉमेडियन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो उसको हर वीक में 1 माइक्स 2 3 4 माइक्स तो करने ही चाहिए। और अब मैं सोच रहा हूँ कि 1 2 3 4 माइक जो मैं वीकेंड पे जा रहा हूँ उसके पीछे मेरा कितना खर्चा हो रहा है, क्योंकि मुझे अहमदाबाद जाना पड़ रहा है। तो मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, मैं पेरेंट्स को बोला मुझे बस में बिठा दो, बोले तुझे अकेले हम जाने ही नहीं दे सकते, क्या ही सीन है। तो बोले नहीं, मैं प्लीज़ मुझे अहमदाबाद जान दो, मेरा दोस्त जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है मुझे उधर से उतार लेगा, कश्यप नाम है उसका, वो मुझे उधर से उतार लेगा। ग्रेटफुल टू दैट गाय, बहुत ज़्यादा हेल्प करी उसने। तो वो मुझे उतारने आता था वहाँ पे, मैं पानी नहीं पीता था, क्योंकि हो सकता मैं बस में बैठा वैसा का बैठा, क्योंकि वॉशरूम जाना पड़ गया, तो और अगर कोई दूसरी बस में चढ़ गया मैं, राजकोट वगैरह की अहमदाबाद की जगह, वहाँ कोई नहीं है उतारने वाला फिर। तो फिर मैं कुछ नहीं, ऐसा का ऐसा बैठता था और उधर से उतारता था मुझे बढ़िया से। हम लोग कुछ फिर माइक्स करने जाते थे। और स्टैंड अप इज़ अ वेरी कूल आर्ट फॉर्म, स्टैंड अप इज़ वेरी कूल, ऐसे सबको पसंद है। तो लोग भी बोलते थे हम आएंगे शो देखने, ये वो। तो पर हम लोग जाते थे और बढ़िया से स्पॉट्स वगैरह कर लिए, और वहाँ पे भी बहुत लोग सपोर्टिव कि भाई बढ़िया है, कल भी है। मैं कहा हाँ कल भी हूँ। बोले बढ़िया आजा, कल भी स्पॉट कर ले, अच्छा करता है। मैंने कहा अरे थैंक यू। तो ऐसे स्पॉट्स वगैरह करने लगा, और फिर संडे को मुझे रात को स्पॉट्स वगैरह जितने भी हो जाए, रात की लेट बस में वापस बिठा लेता था, और सुबह पेरेंट्स उतार लेते थे। ये बस अभी मैंने फिगर आउट करा है, ये ऐसे करना, ये एक तरीका है, ऐसे मैं कर सकता हूँ। और मुझे 8 से 8 आई ड्रॉप भी डालना होता है। ओके, सुबह 8 से शाम को 8, क्योंकि वो जो ग्लूकोमा है वो प्रेशर के लिए वो आई ड्रॉप्स भी मुझे डालने होते हैं। अभी स्टेबल है, बट आई ड्रॉप्स तो मुझे डालने ही होते हैं। तो वो भी मुझे डालना है, तो भी मुझे मैनेज करना है कि वो डाल के बिठा दे, और ऐसी जगह पे मतलब ऐसे टाइम पे पहुंचूँ सुबह कि पेरेंट्स सुबह एस्कॉर्ट करके फिर मुझे ड्रॉप्स डालते हैं ऐसे। तो वो भी सब मैं कर रहा हूँ फिगर आउट, और फिर ऐसे ये करने लगा मैं। तो मटेरियल बनते गया, और मटेरियल बनते गया, और फिर मैं बोला कि बस अभी 1.5 घंटा 90 मिनट्स बनने वाला है, जो भी है मतलब बना रहा हूँ मैं, थोड़ा सा बना था। और फिर ऐसे लेटेंट आ गया, और मैं लेटेंट में जो मटेरियल मैंने वहाँ पे पूरा अभी मैंने फिगर आउट करा है 6 महीने 1 साल पहले, वैसे करना, और मैं कर रहा हूँ। और ऐसे लेटेंट आ भी गया वही टाइम पे, और मैंने कर भी दिया, और फट भी गया वो वाला पार्ट। और लेटेंट तो है ही, क्रेजी शोज में फाइनल कट में आ गए तो ही फट जाओगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो श्योरिटी ही है। तो बस, तो वैसे हो गया, ऐसे करता था मैं माइक्स वगैरह। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछने वाला। हाँ, ठीक है, उसी के लिए तो बैठे हैं। क्या मतलब उसी के लिए बैठे हैं के ना? लिए तो बैठे हैं। हाँ। तो यार ये गरम मसाले वाली पाव भाजी का क्या सीन है, ये समझाओ जरा। मतलब ऐसे वो है ना, एक ऐसे हम मानते हैं कि हमारा फूड बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, इंडियन लोगों का फूड बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है। हमने मूवीज़ में भी देख रखा है कि वो लोग को नहीं होता है, वो लोग बहुत ज़्यादा ऐसे स्पाइसेस बना के फूड खाते हैं वो लोग, और एकदम सटल खाते हैं, उनको बहुत तीखा लगता है यहाँ का।
तो वो मेरे दिमाग में था और उन्होंने कुछ थोड़ी सी मस्ती करी और वो फ़नी जोक था, तो मैंने बोला गरम मसाला वाली पाव भाजी खिला दूंगा, क्योंकि उनको हज़म नहीं होगा ना ऐसे। वो उस सेंस में मैंने उनको ऐसे तभी निकल गया और बोल दिया। तो वो तो बहुत ही बढ़िया। और बहुत ही क्रेजी मोमेंट था यार वो। हाँ, सारे ही क्रेजी मोमेंट थे, तो बहुत ही बढ़िया। समय भाई ने जब आके बोला कि आपके दिमाग में मेरी इमेज कैसी है, तो मैं बोला यार भाई समय भाई तो बहुत बढ़िया। मैं दिल से बोला ना 10, मैंने दिल से कि समय भाई 10 यार, आप भाई 10 समय भाई, ऐसा नज़दीक से देखा समय भाई को 10, और फिर मैंने फ्लिप ला दिया, पर मुझे कम दिखता है वो। पहले 10 दिल से बोला था मैंने एकदम। तो बट फिर आपके अंदर का स्टैंड अप कॉमेडियन जाग गया। हाँ, वो फ्लिप आ रहा था दिमाग में तो मार दिया ऐसे। तो वो आ रहा था जोक, तो ऐसे ऐसे हो गया वो 10। और समय भाई भी बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़िया एकदम। और बैक स्टेज वगैरह बात होती है आपकी उनसे अब? हाँ, अभी तो बहुत बात होती है। अभी हम लोग गए थे, मैं ओपन किया था उनके लिए, तो बहुत टाइम मैंने उनके साथ चिल किया। और समय भाई जेन्युइनली ऐसे इंसान है कि वो आगे बढ़ाना चाहते हैं लोगों को। जैसे कि मैं हूँ, भव्य शाह है, नमन भाई है, इनको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं कि भाई तू ऐसे नहीं, ऐसे कर, और ये ऐसे करेगा तो बहुत बढ़िया होगा, ऐसे किया कर, ऐसे किया कर। तो वो बहुत ऐसे गाइड करते हैं, तो दिखता है उनका कि भाई ये जेन्युइनली एक गुड हार्टेड, ऐसे गोल्डन हार्ट वाले बंदे हो कि भाई सब आगे बढ़े, वो ऐसा चाहते हैं, वो सपोर्ट करना चाह रहे हैं। सपोर्ट करना चाह रहे हैं। और वो है ऐसे फनी भी है, जैसे ऐसा हमको लगता है ना, जैसे ऑन स्टेज है ना, वैसे बैक स्टेज भी ऐसे कैसा है, मैं तो आके भाई कैसा है?" मैं कहा, बढ़िया हूँ एकदम। और फिर वो ऐसा ये ऐसे पूछेंगे, ये वाला जोक सुना देंगे अपना, ऐसे कैसा, और हंसी आ रही है, वो बहुत ही बढ़िया से जोक मारे जा रहे हैं, वो जोक मारे जा रहे हैं। बैक स्टेज भी एकदम ही बढ़िया, एकदम चिल करने में भी मज़ा आता है उनके साथ। कभी नहीं सोचा था कैसे समय भाई के साथ ऐसे उनको मिलने मिलेगा, उनसे बातें करने मिलेगा। तो वैसा सा हिसाब है कि कच्छ में ऐसा, कच्छ में रह के क्या ही कर लेंगे अपन ऐसे। और देखा, समय बदलते देर नहीं लगती। और बताओ आपके फेवरेट कॉमेडियंस कौन से हैं? मेरे फेवरेट कॉमेडियंस विपुल गोयल सर। ओके। क्रेजी, अगर उनकी आप राइटिंग देखो तो कोई कुछ नहीं, उनके बस जोक 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 जोक। वो उनका एक जो सेटअप होता है ना, उस पे वो 4-5 तो मिनिमम लाफ निकाल ही देते हैं ऐसे हर लाइन पे ऐसे। और उनका जो एनर्जी है स्टेज पे, उनकी जो बोलने बात करने का तरीका है, वो भी एकदम ही अलग है। तो वो देख के उनकी राइटिंग प्रोसेस में बहुत उनको मानता हूँ कि उनको सीखता हूँ कि उनके जैसे मैं जोक लिख पाऊँ। विपुल गोयल है, समय भाई है, मुझे वीरदास बहुत पसंद है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे, करुणेश तलवार, मैं सोचता हूँ कि मुझे एक दिन करुणेश तलवार जैसा कॉमेडियन बनना है। वो उनका जो तरीका है बात करने का और जो जोक राइटिंग प्रोसेस है, मैं उनके जैसे जोक्स भी लिखना चाहता हूँ ऐसे। करुणेश तलवार मुझे बहुत पसंद है। बिस्वा कल्याण रथ मुझे मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे उनका सुशी जो स्पेशल है, फेवरेट है मेरा। यार वो जिस तरीके से बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज, वो वे में, जिस वे में डिलीवर करते हैं ना, उसी में ही हंसी आ जाती है। हाँ, एकदम एंग्री यंग मैन, एकदम ही और एकदम स्लो बोलते हैं एकदम से। हाँ, बहुत ही सही है उनका बिस्वा कल्याण रथ। फिर जाकिर भाई है, जाकिर खान है, वो भी तो बढ़िया स्टोरी टेलर, लेजेंड। तो ये सारे ही कॉमेडियंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सारे ही। तो मैं देखता हूँ उनकी कॉमेडी और ऐसे देख के ही बढ़िया कि क्या कर रहे हैं ये लोग, ये बहुत पसंद है मुझे स्टैंड अप। और अगर मैं अमेरिकन कॉमिक्स बताऊँ तो मेरे को बिल बर बहुत पसंद है। ओके। बिल बर, उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो चीज़ें देखने का तरीका है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ऐसे लुई सी के है, ये केविन हार्ट है, इनकी कॉमेडी मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ। और बिस्वा भाई ने बोला भी था, उनका मैंने कोर्स ले रखा था एक, तो उसमें उन्होंने बोला था कि ऐसे आपको अमेरिकन स्पेशल स्टडी करनी चाहिए। तो वो भी मैं ऐसे मैं पहले से देखता तो था ही, बट मैं ऐसे बैठ के देखता हूँ कि अच्छा ये जो कैसे किया उन्होंने, ऐसे टैग किया। मैं कोशिश करता हूँ सीखने की उनसे। और वैसे मैं वो भी अमेरिकन कॉमेडी भी बहुत साइनफील्ड है, वो भी बहुत पसंद है मुझे। तो ऐसे देखता हूँ। पर समय भाई तो पहले से ऐसे, जब कॉमिक्स में देखा था पहली बार उनको, तभी ऐसे देखा था, मतलब जो जितना दिखता है उस हिसाब से। तो बहुत ही मज़ा आया था उन्हें देख के ऐसे। उनका जो एनर्जी है ना, वो वाला जो कैरेक्टर है उनका, मतलब वो है ही ऐसे, पर वो जो अलग उनका कैरेक्टर दिख के आता है, वही बहुत एकदम प्यारा है। और उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी आई थिंक बहुत क्रेजी ऑरा है उनका एक ऐसे, और अलग ही ऐसे। मैंने देखा कि समय वो लेटेंट में जब शुरू में वेट कर रहे हो, मतलब ऐसे ऑडियंस बैठा हुआ है, थोड़े गाने वाने चल रहे हैं, और जैसे ही समय भाई आए ना ऐसे, तो एक ऐसे मज़ा आता है, एक पॉजिटिव वाइब आती है स्टेज पे। उनका जो स्टेज प्रेजेंस है, उनका जो ऑरा है, वही ऐसे खुश हो जाते हैं ऐसे देख के हम कि वाह क्या बढ़िया है, एकदम वाह बढ़िया भाई। और वो जोक भी उनका ऐसा नहीं, क्या अगर आप जोक देखोगे तो जोक में सेटअप पंचलाइन में कैसा होता है, सरप्राइज होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि वो बस सरप्राइज ला रहे जोक में, आउट ऑफ द बॉक्स। अगर आप उनका अनफिल्टर्ड शो है वो आप अगर देखोगे तो एकदम ऐसे नया ही कुछ एकदम नए तरीके से जोक लिखते हैं और वो क्रेजी फनी चला जाता है, क्योंकि ऐसा कभी किसी ने लिखा नहीं है, सोचा नहीं हो वैसे लिखने की। कन्वेंशनल वे में तो उन्हें पता ही है, सब पता है, पर वो ऐसा लिखने की कोशिश करते कुछ नया, और वो तो एकदम क्रेजी हो जाता है। मैंने शो देखा, मैं बहुत हंसा था, एकदम फट फट के हंसा था मैं, बहुत क्रेजी शो था उनका। नाइस। और देखो लाइफ आपको गिग्स वगैरह तो मिल रहे हैं, अब मिल आप रहे हैं, ओपन भी कर रहे हो, open ठीक है, भी आप कर मचा रहे हो एकदम बढ़िया। अरे मजा तो नहीं पर हाँ शुरू तो कर दिया आपने, हाँ फील तो होता होगा। कॉमेडी करने में मजा आ रहा है, वो करने दे रहे हैं बस, और क्या चाहिए बस। वो और तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं था। मतलब मेरे को तो ये कॉन्सेप्ट ही इतना बढ़िया लगता है कि 50-100 जितने भी लोग हैं बैठ के बस सुन रहे हैं आपको ऐसे, ये कॉन्सेप्ट ही सही लगता है। वहाँ पे तो ऐसे, घर पे तो ऐसे मैं रहता हूँ, माइक्स तो पहले से कर रहा हूँ, पर घर पे रहता हूँ तो लोग ऐसे सुनते नहीं है ऐसे, क्या हाँ ठीक है शांति लगा। ऐसे मम्मी के पास बैठता था, मम्मी के साथ बातें बातें करता था, वो चला जा, मैंने दिमाग ख़राब कर दिया है तूने मेरा, मैंने नमक डाला चीनी डाली मुझे पता नहीं है, तू चला जा यहाँ से बस। तो वो मुझे कॉन्सेप्ट ही ऐसा बहुत, बस 50 लोग आपको बैठ के देख रहे कि भाई तू बोल, ऐसे हंसी आ रही है नहीं आ रही है, पर मुझे लोग सुन रहे, यही जान के मुझे बहुत मज़ा आता है। तो आप किस टाइप के जोक्स लिखना प्रेफर करते हो? मैं किस टाइप के जोक्स लिखना प्रेफर करता हूँ, मैं ऑब्जर्वेशनल करता हूँ और थोड़ा सा वर्ड प्ले भी करता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं स्टोरी है पर वो उसे सेटअप पंचलाइन वो टाइट रखने की कोशिश करूँ, जितना उतना मैं कोशिश करता हूँ उस टाइप के जोक्स लिखता हूँ। ऐसा बड़ा सेटअप, बहुत बड़ा सेटअप नहीं देखोगे आप मेरा, टेटेड में भी आपने देखा है तो मेरा बड़ा सेटअप नहीं होता है बहुत ज़्यादा। तो मैं वैसा कोशिश कर रहा हूँ कि जोक मैं धीरे धीरे फिगर आउट कर रहा हूँ और फॉर्म्स भी, पर अभी हाल फिलहाल तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सिर्फ जोक ऐसे ही किसी टॉपिक पे या ऐसे मारूँ। ऐसी सी कॉमेडी है अभी तो मेरी। कोई ऐसा फेवरेट जोक है आपका जो आपको पता है कि यार ये मैं जहाँ सुनाता हूँ ये किल करता है एकदम? हाँ मतलब वो वाला जो जोक था मेरा, प्रोस्थेटिक लेग वाला जो जोक था, मैंने लेटेंट में किया था, वो मेरा फेवरेट जोक था। फिर वो जो भिखारी वाला जोक था, वो भी बहुत मेरा फेवरेट जोक ही था। और आप बताओ आपका डेटिंग और रिलेशनशिप्स पे क्या टेक है? छोटे गांव से आता हूँ मैं, ये सब चीज़ें नहीं है अभी। मैं तो काम मिल रहा है, मैं बस काम कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों में तो नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। सारे ही बढ़िया लोग मुझे मिले हैं मुझे, आई एम वेरी ग्रेटफुल। सारे ही, मैं स्कूल से लेके कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन, हर जगह मुझे प्रोफेसर्स, टीचर्स इतने ज़्यादा बढ़िया मिले। मेरे गिटार टीचर मुझे बहुत घर से बोलते थे कि आ रहा है क्लास आ रहा है, मैंने कहा हाँ आ जाता हूँ। वो रास्ते में मैं रास्ते में तेरा घर है, मैं पिक करके, मुझे गिटार टीचर ही मेरे लेके जाते थे क्लास क्या पे। बात। और प्रोफेसर भी सारे इतने ही बढ़िया है। पर कॉलेज में एक इशू होता था मुझे कि स्क्राइब मिलना। मैं एग्ज़ाम कैसे देता हूँ, एग्ज़ाम एक स्क्राइब होता है जो मेरे लिए मेरा पेपर लिखता है, जो मेरे से कम एजुकेटेड होता है। कम एजुकेटेड होता है? हाँ, तो वरना तो लिख देगा वो, मेरे आंसर्स लिख देगा वो। तो सही है ना? हाँ सही है, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, प्रोसेस बता रहा हूँ, ऐसे कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं। सही प्रोसेस है। और उसमें बहुत दिक्कत होती है कि कोई अग्री नहीं करता है, सब डरते हैं कि यार कुछ गलत हो गया तो, अगर नहीं लिखोगे तो फेल हो जाऊंगा यार, जो करना है। तो पैसे, मैं बोला पैसे भी जितने बोलोगे मैं दे दूंगा, पर ऐसे बहुत हेल्प करते हैं लोग। पर ऐसे ये वाले में बहुत हर बार इशू आता है, हर बार स्क्राइब ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, मिलते ही नहीं है लोग जो मेरा पेपर लिख दे। और हर बार मैं ऐसे टूट जाता हूँ कि साला कितना भी पढ़ाई कर लो, एट दी एंड अगर नहीं मिला कोई लिखने वाला तो मैं फेल ही होने वाला हूँ। पॉइंट नहीं है फिर उसका। तो वो बहुत ऐसा होता है कि तब ऐसा होता है कि अब ना ऐसे नहीं होता है दुख मुझे कि मुझे क्यों कम दिखता है, मुझे लोगों की तरह देखना है। अब वो मैं उसको एक्सेप्ट कर चुका हूँ। पर जब ऐसी चीज़ें होती है ना कि नहीं मतलब राइटर नहीं मिल रहा है या ऐसी चीज़ें जो मैं खुद से नहीं कर पा रहा हूँ, तब होता है कि यार ये कितना टाइम ऐसे और चलेगा। तो चिढ़ मचती होगी अंदर। हाँ बहुत चिढ़ मचती है कि भाई आप लोग इतना बोलते हो मुझे कि हम हैं, हम हेल्प करेंगे, ये वो पेपर लिखने की बारी आई। और कुछ अच्छे लोग भी है, हर बार ऐसा भी नहीं है कि मैं कभी स्क्राइब की वजह से रुक गया हूँ, कोई ना कोई मिल ही जाता है। बट जिस पे मैं काउंट कर रहा होता हूँ कि ये तो मेरा पेपर लिख ही देगा, वो बैक ऑफ कर जाता है हमेशा। उनकी सच्चाई दिख जाती है। हाँ। तो वैसा हो जाता है। और हर बार ऐसा नहीं कि बोले हाँ मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख दूंगा, और फिर 1 महीने पहले या एग्ज़ाम के 15 दिन पहले बोले भाई ये तो मुश्किल है, मेरे तो एग्ज़ाम्स आने वाले, ये वो तो मुश्किल हो जाता है ऐसे। तो एट दी एंड मुझे वापस को स्क्राइब ढूंढना पड़ता है, और एग्ज़ाम से ज़्यादा टेंशन मुझे स्क्राइब ढूंढने का होता है। पर गवर्नमेंट का सिस्टम बहुत अच्छा है, आधा घंटा एक्स्ट्रा भी देते हैं मुझे कहीं पे, हर जगह नहीं मिलता है क्योंकि स्क्राइब होता है तो पेपर लिखने में एक्स्ट्रा मिल जाता है टाइम।
पर अच्छा है, सब्जेक्ट मेरा बहुत अच्छा है, मज़ा आता है पढ़ने में। मतलब मैं ऑडियो बुक्स वगैरह मिल जाती है बहुत, इंग्लिश लिटरेचर बहुत ज़्यादा उसकी ऑडियो बुक्स मिल जाती है, मटेरियल मिल जाता है, तो वैसे भी कोई इशू नहीं होता है। तो क्या मज़ा आता है पढ़ने में या सुनने में? नॉवेल्स नॉवेल्स किस टाइप की? सारी ही पढ़ता हूँ मैं। जैसे कि अभी मेरी एक फेवरेट नॉवेल है अंकल टॉम्स कैबिन, ओके। बहुत बहुत बढ़िया नॉवेल है। इस नॉवेल जब ये पब्लिश हुई थी उसके बाद सिविल वॉर हो गया था, क्योंकि वो ब्लैक्स और जो मतलब स्लेवरी थी, स्लेवरी को अबॉलिश करने के लिए नॉवेल लिखी गई थी। और ये नॉवेल में बहुत सारे अच्छे अच्छे, मतलब ऐसे मैं नहीं रोया हूँगा तो कम से कम 7-8 बार इस नॉवेल को पढ़ के रोया हूँ, इतनी बढ़िया नॉवेल। सच्ची में? अरे बहुत बढ़िया, मेरे लिए तो बेस्ट नॉवेल है कि बहुत अच्छे से दिखाया है कि बच्चे अलग बिक जाते। सबसे हॉरिबल चीज़ यही थी ना स्लेवरी के बारे में, कि बच्चे अलग बिक जा रहे थे अपने पेरेंट्स से, अपनी भाई बहन अलग हो जा रहे थे, बीवी और हस्बैंड वो लोग अलग हो जा रहे थे। तो वो बात बहुत सैड था, उसको बहुत अच्छे से दिखाया गया और इतना अच्छे से लिखा ना कि सिविल वॉर ही हो गया कि भाई कुछ लोग अगेंस्ट थे स्लेवरी के और कुछ लोग नहीं थे, तो ऐसे अमेरिका में सिविल वॉर हो गया। वो मुझे बहुत पसंद है, आप पढ़ सकते हो अंकल टॉम्स कैबिन। फिर शेक्सपियर के सारे प्लेस, सारे। शेक्सपियर का फेवरेट कौन सा लगता है? ओथेलो। ओथेलो? ओथेलो बहुत ही बढ़िया। पढ़ने में मुश्किल होती है थोड़ी सी, क्योंकि शुरू में होती थी पढ़ने में जब मैं, क्योंकि वो लैंग्वेज भी थोड़ी हाँ आर्केक है ना, वो आर्केइक जिसमें लैंग्वेज है, हाँ हाँ यूज करते हैं। हाँ, पर वो धीरे धीरे वो अब पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा। अभी तो मैं पढ़ लेता हूँ शेक्सपियर वगैरह, तो वो बहुत पसंद है मुझे। ओथेलो बहुत अच्छा प्ले, मतलब उसके सारे ही प्ले शेक्सपियर के। हैमलेट अच्छा है, जूलियस सीजर जूलियस अच्छा सीजर है, अच्छा है, बहुत क्रेजी रोमियो लिखे हैं जूलियट उसने। अच्छा रोमियो है। जूलियट भी अच्छा है। रोमियो जूलियट में सबसे ज़्यादा बुरा मुझे जूलियट के बाप के लिए लगता है, क्यों? क्योंकि एक किस्सा हो जाता है रोमियो जूलियट में, जब है ना रोमियो को देश निकाला दे दिया जाता है और जूलियट की शादी करवा रहे होते हैं पेरिस नाम के एक लड़के से, बट रोमियो एंड जूलियट वर ऑलरेडी सीक्रेटली मैरिड। तो ऐसा हो जाता है और फिर ना जूलियट जाती है, एक प्रीस्ट वगैरह होता है उसके पास, कि बोले क्या करने का, बोले जहर पी ले। बोले पागल है क्या, आइडिया मेरे को नहीं आया रहेगा क्या? तो बोले अरे ऐसा जहर नहीं है, इससे तेरे सांसें रुक जाएंगी, धड़कन रुक जाएगी, पर ऐसे ब्लड बॉडी में ऐसे सब थम जाएगा, और पर ऐसे। तो बोले तो जहर में तो यही होता है ना पागल। बोले नहीं ऐसे नहीं, पर मरोगे नहीं आप, 2-3 दिन बाद पता नहीं किससे बनवाया ये जहर। ठीक है, वो ठीक है, तो उसमें गुड प्लान, वो जहर ले लेते हैं और फिर थोड़े टाइम के बाद रोमियो को हम बताएंगे इस बारे में, और रोमियो आके, सबको लगेगा तो मर गई है, और फिर रोमियो आके बचाएगा, तो मतलब लेके जाएगा, और फिर आप लोग आराम से जी लेना। बोले गुड आइडिया, गुड आइडिया। तो वो जहर पी लेती है और उसका बाप बहुत दुखी हो जाता है कि यार बेटी, ऑफ कोर्स मतलब बेटी मर गई, तो बहुत ही बुरा लगता है। और उसको जब पूरा दफन वगैरह कर देते हैं, तब पेरिस आता है, जो उसका फियांसे जिससे ज़बरदस्ती शादी करो, वो उधर आके दुख मना रहा होता है कि अरे जूलियट मर गई, जूलियट मर गई। और रोमियो को खबर पहुंचाई होती है कि जूलियट मतलब फेक पॉइजन लेके हाँ फेक पॉइजन, पर वो खबर पहुंची नहीं उस तक एक खबर पहुंच गई कि जूलियट मर चुकी है। तो भागता भागता आता है और वो भी कवर पे आ जाता है उसके, और पेरिस और रोमियो सामने सामने हो जाते हैं और लड़ाई हो जाती है और पेरिस को मार देते हैं। फिर जूलियट देखता है कि तो मर गई, तो वो खुद भी सुसाइड कर लेता है। फिर वो उठती है जूलियट, देखती है, कह रही तो भाई साहब पूरा फैन बेस ही मर गया, मतलब ऐसे। तो मतलब मैं ऐसे जूलियट के कैरेक्टर को कुछ मना नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ट्राइंग टू क्रैक अ जोक। भाई कोई मतलब बहुत अच्छे थे वो, हाई वैल्यू एकदम जूलियट, सिर्फ रोमियो से ही प्लीज़ ऐसे मैं कोई रॉन्ग आइडिया नहीं दे रहा हूँ, बस मैं जोक मारने की कोशिश कर रहा हूँ, आज बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो वो बात मुझे इंटरेस्टिंग है। तो फिर जूलियट उठती है और बोले यार वो जहर लाया था अपने साथ, और फिर वो कंप्लेन करती है कि यार रोमियो पूरा जहर पी गया, मतलब मेरे लिए भी नहीं छोड़ा। तो फिर वो भी किसी तरीके से सुसाइड कर लेती है। और फिर वो जो प्रीस्ट आता है ना, जूलियट को निकालने आता है कि चलो बढ़िया प्लान है, जूलियट को निकालना, तीनों मर गए, ये क्या हो गया, मतलब ऐसे। फिर जूलियट के पापा तक खबर जाती है कि मतलब ये खबर पहुंचाते हैं कि वो कोई जाता है होगा खबर लेके। तो मुझे वो बहुत बुरा लगता है कि ऐसे कि जूलियट मरी नहीं थी। तो उसका पापा बोलेगा है वाह क्या क्या बात है, जूलियट मरी नहीं थी, अब मर गई। तो उनको 2 बार बेटी के मरने का दुख हुआ। तो ये मुझे बहुत उनके लिए सबसे ज्यादा बुरा। शेक्सपियर की कितनी सारी ट्रेजेडीज है, एकदम ही ऐसा दिमाग फट जाए पढ़ के कि क्या हो गया इस इंसान के साथ। सबसे ज्यादा बुरा मुझे जूलियट के पापा के लिए लगता है। ऐसा तो ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ऐसी। मुझे ऐसे बहुत मज़ा आता है सब लिटरेचर वगैरह पढ़ने में, और जोक राइटिंग में भी हेल्प होती है। एक्चुअली मैं साइकोलॉजी परस्यू करना चाहता था। रियली? यस, बट मुझे बताया गया कि गांव में रहता है ना, तो गांव वाली बात है कि स्कोप नहीं है साइकोलॉजी में।
मैंने कहा इंग्लिश में भी नहीं है। तो बोले कि नहीं इंग्लिश लो आप प्रोफेसर बन दो। मैंने कहा ठीक है, पर मैंने लिया और मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। जोक राइटिंग में भी हेल्प हो जाती है। मार्क ट्वेन की आप किताबें पढ़ सकते हो, हकलबेरी फिन। मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छी हाँ, होती द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, वो भी बहुत अच्छे है। उसमें एक सीन होता है जब जो हक है, जो हीरो है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो एक स्लेव को भगा ले जाता है और वो उसका साथी होता है। वो स्लेव जिम नाम होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वेरीफाई कर लेना। वो जिम नाम होता है उसका, और वो दोनों साथ में रह रहे होते हैं और उनके साथ वो बिछड़ जाते हैं, बहुत बुरा हो जाए, एकदम खतरनाक चीज़ें हो जाती है। तो उस ज़माने में किसी स्लेव को भगाना बहुत बड़ा क्राइम होता था सोसाइटी के हिसाब से, कि आपने पाप कर दिया, आपने एक सिन किया है, आपने स्लेव को भगाया, जो कि गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्लेवरी होनी ही नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। पर उस ज़माने में ऐसा माना जाता। तो हक फील कर रहा है कि यार मैंने स्लेव को भगाया, मैंने पाप किया, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो वो लेटर लिख रहा है जिम के ओनर को कि जिम यहाँ है, मैंने इसको भगाया है, मेरी सॉरी, ये वो ये वो ये वो। और फिर उसको याद आता है कि जिम ने उसके लिए क्या क्या किया है, क्या क्या किया है उसके लिए, वो उसको याद आता है। और फिर वो लेटर फाड़ देता है और बोलता है ऑल राइट, आई विल गो टू हेल। वो जो सीन था, क्योंकि उसको पता है कि ये सिन है, भले वो सिन नहीं है, वो अच्छी बात है, सोसाइटी नहीं बनाया है, सोसाइटी ने बनाया, वो सोसाइटी के अगेंस्ट जाने को तैयार है, चलेगा मुझे, मैं वो बहुत बहुत बढ़िया, मेरा टच कर गया एकदम ही ऐसे। बाकी तो बहुत अच्छा लिखते हैं वो मार्क ट्वेन जो है, वो ऐसा कॉमेडियन भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, उनकी कॉमेडीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है। ये हकलबेरी फिन तो कॉमेडी नॉवेल ही है, टॉम सॉयर, ये सब बहुत बढ़िया, तो वो भी पढ़ सकते हो अगर आपको कुछ फ़नी पढ़ना है। टॉम सॉयर तो मैंने स्कूल में आई थिंक पढ़ी थी, तो उसके भी बहुत ऐसे, वो भी शरारती सा था एकदम। मतलब वैसे चिल्ड्रन नॉवेल टाइप से, बट पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। ऐसा नहीं है एक्चुअली चिल्ड्रन नॉवेल, क्योंकि जिस वे से लिखी हुई है वो इट्स एडवांस, इट्स नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपको अपनी लाइफ में किसी का लाइव शो अटेंड करना है, एक तो देखो समय रैना को आपने देखना था, लेटेंट पे आपने देख लिया, और आपकी कोई लिस्ट है कि इन लोगों का मेरे को लाइव? वीरदास के बारे में क्या पसंद है? वीरदास की जो कॉमेडी की मतलब जो उनका है फॉर्मेट है, इंफॉर्मेशनल कॉमेडी करते हैं, वो हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, वो ऐसे फैक्ट्स पे कॉमेडी करते हैं। जैसे आप उनका स्पेशल भी देखोगे, वीरदास फॉर इंडिया, उसमें इंडिया के जो उनका जो है स्ट्रक्चर के 3 for you 1 for me, उसमें कैसा होता है कि वो इंडिया के बारे में 3 चीज़ें बताते हैं, और फिर इंडिया के बारे में या खुद के बारे में इंडिया से रिलेटेड ऐसी चीज़ बताते हैं, चौथी चीज़, और जो उनके बारे में होती है। तो ऐसा 3 for you 1 for me, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 for you 1 for, नहीं 3 for you 1 for me, ऐसा है उनका। तो वो इतना ज़्यादा एडवांस है उनका वो जोक राइटिंग स्टाइल, जोक तो लिखते ही है, पर वो जो स्ट्रक्चर है, वो भी खुद भी आई गेस इंग्लिश लिटरेचर पढ़े, आई गेस नहीं, वो पढ़े इंग्लिश लिटरेचर, तो और भी पसंद आता है मुझे, क्योंकि उनके जोक्स में ऐसे लिटरेचर के रेफरेंसेस होते हैं, वो जो तो ऐसे कनेक्ट कर पाता हूँ मैं कि यार स्मार्ट कॉमेडी होती है उनकी, बहुत स्मार्ट कॉमेडी होती है। वो ऐसे इंटोनेशंस की भी बात करते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर, ये वो सेट में भी बात करते हैं इस बारे में, तो मुझे हाँ ये तो मुझे पता है, ऐसे करके और भी अच्छा लगता है। और थोड़ी सी इंफॉर्मेशनल के साथ साथ ऐसे इंस्पिरेशनल भी होती है उनकी स्टोरीज, तो वो भी मुझे बहुत पसंद है। ऐसे देखता हूँ, ऐसे मेरे को याद है मैं उनका एक स्पेशल, मैं उनके 2 स्पेशल देख चुका था तब, वीरदास फॉर इंडिया और लूजिंग इट आया था नेटफ्लिक्स पे। एंड मैं कहीं बाहर जा रहा था और मैंने अब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डाउनलोड करके रखा हुआ था, और मैं इतना लो फील कर रहा था तब मैंने देखा था, और तब भाई बहुत बढ़िया भाई, तब एकदम ही ऐसे बहुत मोटिवेट हो गया था मैं वो स्पेशल देख के, और मज़ा भी इतना आया था। तो वीरदास तो एक बार उनको ऐसे कभी मौका मिला तो मिलेंगे, या उनका शो तो अटेंड करेंगे ही, बिल्कुल करेंगे। तो अभी आपने अपने फेवरेट ऐसे मेल कॉमिक्स तो बताए, कोई फीमेल कॉमिक्स हैं जो आपके फेवरेट हैं? श्रीजा मैम बढ़िया, बहुत सारे ही बढ़िया करते हैं, बट श्रीजा चतुर्वेदी है, फिर रम्या रामाप्रिया है, वो भी कॉमिक स्टान में उनके परफॉर्मेंसेस मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। फिर फीमेल कॉमिक्स में सारे ही, मतलब श्रेया प्रियम है, वो बहुत बढ़िया, उनका जो है फ्लिप उनका वैसा स्टाइल है, तो वो भी बहुत पसंद है मुझे। फिर सुमेरा शेख, उनका वो बात करने का जो तरीका है, थोड़ा सा एंग्री होके, थोड़ा सा अलग, वो भी बहुत पसंद है। तो बहुत सारे फीमेल कॉमिक्स है, वो भी बहुत ज़्यादा मैं उनसे सीखता हूँ, मतलब कोशिश करता हूँ सीखने की ऐसे। तो कभी किसी फीमेल कॉमिक पे क्रश हुआ है? नहीं, ये सब चीज़ थोड़ा सा, हल्का सा भी नहीं? नहीं मतलब मैं उनसे सीखता हूँ, मेरे आइडल वगैरह है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी सीखती हूँ यार काफ़ी सारे लोगों से, बट मैं बिल्कुल झिझकती नहीं हूँ बोलने में कि मेरे को बहुत हॉट लगते हैं। हाँ, मतलब सबका अपना अपना है, कोई गलत बात नहीं है,
बट मैं ऐसे नहीं। अच्छा, वैसे किसी सेलिब्रिटी पे क्रश है? कोई सेलिब्रिटी क्रश है आपका? सेलिब्रिटी क्रश, एक और बार समय रैना मत बोलना। मैं बोलने ही वाला था। नहीं, बहुत पसंद है पर भाई है वो मेरे, मजाक कर रहा था। सेलिब्रिटी क्रश तो नहीं, अभी तो कोई दिमाग में नहीं आ रहा। नहीं, सेलिब्रिटी क्रश चलो कोई नहीं। अभी जैसे आपने बहुत एक लाइन बोली कि वो तो भाई है, और ये सारे लड़के, हाँ, बट सारे लड़के वाली लाइन जनरली बहुत बोलते हैं ना कि यार ये तो भाई है अपना, ये तो भाई है। हाँ, पर नहीं, समय भाई देते हैं बड़े भाई वाले वाइब देते हैं वो बड़े भाई वाले, ध्यान भी रखते हैं वैसे। तो वो तो है भाई है अपने। समय भाई तो बड़े भाई है। हाँ, बट ये मेल फ्रेंडशिप का ये इमोशन क्या होता है जिसमें इतनी इजीली लड़के एक दूसरे को बोलते हैं कि यार ये तो भाई है अपना? हाँ, हमारा कैसा होता है कि अगर कोई भी इंसान के साथ हम कंफर्टेबल है और हमें लगता है कि ये इंसान रहेगा मेरे लिए, खड़ा रहेगा, तो वो दिल से निकल के आता है कि यार भाई है अपना, ऐसे। तो वैसे वाला भाई, और कोई भी लड़का अगर हमें लगता है हमें उस पर भरोसा आ गया ना, तो भाई है हमारा। तो क्या लगता है भरोसा आने के लिए? क्या लगता है भरोसा आने के लिए? ऐसा कुछ खास है नहीं भरोसा आने के लिए। थोड़ा सा ऐसे इंट्यूशन आता है कि भाई ये अच्छा आदमी है, और इससे बात करके ही हमें मुझे तो समझ जाता है किसी से भी बात करके कि ये कितना हरामी है नहीं है, तो वो पता चल जाता है कि ये अपना भाई है। हाँ। ऐसे। और जब लड़कों में आपस में लड़ाइयाँ होती हैं तो वो रिजॉल्व कैसे होती हैं? रिजॉल्व ऐसे होती है वो लड़ाइयाँ कि मतलब हम ऐसे, मैं तो बोल देता हूँ, मैं सॉरी बोलने में बिल्कुल नहीं, मुझे दिक्कत नहीं होती है। मैं तो तुरंत अरे सॉरी भाई, छोड़ना भाई, ऐसे मैं रह ही नहीं पाता हूँ। मैं बोला तेरे से तो बात नहीं करनी है, पर एक दिन से ज़्यादा मैं रह नहीं पाऊँगा, और मैं उसको सॉरी बोल देता भाई छोड़ना, सॉरी बोल। और वो ऐसा भी नहीं कि वो भी सामने से हाँ मैं भी सॉरी भाई, ऐसे मेरे दोस्त ऐसा भी नहीं कि तूने तो बोला था तू कभी बात नहीं करेगा, वो याद नहीं दिलाते, ऐसे सब जाने देते ऐसे, तो सॉरी बोल देते। सॉरी बोलने में कोई मुझे दिक्कत नहीं है, और दोस्त लोग भी बोल देते हैं सामने से। तो वैसी फ्रेंडशिप है। तो झगड़ा वगैरह तो चलता रहता है, बहुत झगड़ा होता है, पर बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, और ऐसे कोई झगड़ा कुछ खास इतना बड़ा होता नहीं है। जैसे अभी इंडियाज गॉट लेटेंट है ना, वैसे लेटेंट्स गॉट पाकिस्तान भी आया है, और लोग कह रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ ही, मतलब एक जोक मारा था किसी ने, और वो जोक ये था दैट आर्टिस्ट टेक इंस्पिरेशन बट पीपल फ्रॉम पाकिस्तान जो स्टील। तो जब वो कॉन्सेप्ट की बात आई थी कि जैसे अगर किल टोनी का कॉन्सेप्ट समय रैना ने यहाँ पे उठाया था और उन्होंने अपने तरीके से यहाँ पे किया, तो फिर पाकिस्तान वालों ने ऐसी कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करी लेटेंट्स गॉट पाकिस्तान बनाने में। पर नहीं, मैं ऐसे बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील करता हूँ, क्योंकि सरपास कर दिया किल टोनी को भी इंडियाज गॉट लेटेंट ने। तो वो तो भाई क्रेजी कर दिया समय भाई ने, क्रेजी, एकदम क्रेजी कर दिया। नहीं, क्रेजी तो आपने भी कर दिया। कुशल, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप आपको भी अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा बात करके। और ऐसे ना बहुत ज़्यादा एक यंग ऑडियंस देखती है हमारा चैनल, उनके लिए इफ़ यू हैड टू पार्ट अवे विद एन एडवाइस और समथिंग दैट यूड लाइक टू से टू देम। करो भाई, कुछ भी हो, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें तुम ऐसा है ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर, जो तुम्हें करना है तुम कर सकते हो, बस करते रहो। और तो क्या ही है, बस करो, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा, सब हो जाएगा। मतलब वैसे गलत साउंड नहीं कर रहा हूँ ना मैं? नहीं, जस्ट डू इट। हाँ, जस्ट डू इट, और हो जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब मेरे को भी फिगर आउट करने में शुरू में बहुत मुश्किल हो रहा था कि कैसे करूँगा, क्या करूँगा, बट चीज़ें हो जाती है। अगर आपको करना है कुछ तो कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा रास्ता, तो बस करो, हो जाएगा। और तो क्या ही है लाइफ में भाई, जो पसंद है वो करो, और क्या है। क्या बात है, सारे लड़के आज घर जाके मैस्टरबेट करेंगे। ब्लास्ट रेडियस। Kushal, you've been a lovely guest. और इसी नोट पे before saying bye to you, I would love to give you this My Fitness peanut butter gift hamper. Thank you so much. I hope you like it. I hope you use it. बिल्कुल. Yes, and I hope you promote it. बढ़िया, मम्मी लड्डू तो बना ही देगी इसके।